पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन हल किया था, जिसमें आपके पास तीन संख्याएं दे रखी थी और उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें आपको दे रखा है एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इक्वल 9। यानी आपके पास जो दो संख्याएं हैं वो 306 है पहली संख्या और दूसरी संख्या आपके पास 657 है। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी मसा आपके पास 9 है और आपको उन दोनों संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपने पास दो संख्याओं और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक संबंध होता है और संबंध ये होता है कि उन दोनों संख्याओं का जो आपके पास आपको जो दे रखा है वो पहले लिख लीजिए कि आपके पास संख्या है तो क्या हो गई, इन दोनों संख्याओं का अगर आपको एचसीएफ दे रखा है इसका मतलब वो संख्याएं 306 है और दूसरी संख्या है वो 657 है और इनका जो एचसीएफ जो आपको दे रखा है मैसेज जो आपको दे रखा है वो 9 है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। तो दो संख्याओं अगर दे रखी है उनका एचसीएफ आपको दे रखा है तो एलसीएम ज्ञात करना है आपको। और आपके पास दो संख्याओं के गुणनफल और उसके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध ये होता है कि उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जो भी दोनों संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो आपके पास दोनों संख्याएं क्या होगी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 306 गुणा 657 इक्वल हो गया आपके पास एचसीएफ आपके पास 9 है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है तो एलसीएम रख लिया। इधर ये 9 है, ये एलसीएम से गुणा है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो आपके पास हो गया एलसीएम इक्वल 306 गुणा 657 बटा 9। अब अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है तो इस संख्या में भी ये 9 शामिल है और इस संख्या में भी 9 शामिल है। यानी इस 9 का भाग है वो 306 में भी जाएगा और 657 में भी जाएगा। आप जिस संख्या में भाग देना चाहते हो उस संख्या में भाग दे सकते हो। मैं 306 में भाग दे देता हूं। तो अगर 306 में 9 का भाग दिया जाता है तो 9 3 27, 3 रह गया, 9 4 36, 34 बार भाग जाता है। तो आपके पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 34 गुणा 657, यह आपके पास एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम ज्ञात करना है तो आप 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप 4 को 7 से गुणा करोगे तो 28 प्राप्त होगा। 28 का 8 लिख लेते हैं और 2 हासिल हो जाती है। 4 को 5 से गुणा करोगे 20 आएगा, 20 और 2 हासिल 22 हो गया और 22 के हासिल भी 2 रहती है। अब 4 को आप 6 से गुणा करोगे 24 होगा, 24 और 2 हासिल हो गए 26। अब आपको 657 को 3 से गुणा करना है। 3 को 7 से गुणा करोगे 21 होगा, 2 हासिल हो जाएगी। 3 को 5 से गुणा किया 15 होगा और 2 हासिल 17 हो जाएगा, 1 हासिल रह जाएगा। 3 को जब आप 6 से गुणा करोगे 18 होगा और 1 हासिल आपके पास 19 हो गया। 8 हो गया, 3 3 2 2। यानी आपका अगर आप 657 को 34 से गुणा करते हो तो आपके पास जो गुणनफल आ रहा है 657 और 34 का वो आ रहा है 22,338। ये आपके एलसीएम के बराबर है। यानी आपके पास जो एलसीएम ऑफ
306 और 657 है, उसका मान आपके पास हो जाएगा 22,338। तो स्टूडेंट्स, अपने को दो संख्याएं दे रखी थी 306 और 657। इनका HCF यानी में से आपको 9 दे रखा था और LCM निकालना था इन दोनों संख्याओं का। तो आपको क्या क्या दे रखा था? दोनों संख्याएं दे रखी थी 306 और 657। पहली संख्या आपके पास 306 है, दूसरी 657 है। इन दोनों संख्याओं का HCF आपके पास 9 है और आपको इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं के गुणनफल और उसके HCF तथा LCM के बीच में एक संबंध होता है और संबंध ये होता है कि उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपके पास दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या आपके पास 306 है, दूसरी संख्या 657 है, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 306 गुणा 657 बराबर आपके पास हो जाएगा HCF आपको 9 दे रखा है, LCM ज्ञात करना है तो गुणा LCM कर लिया। LCM आपको ज्ञात करना है, LCM को बराबर के एक पक्ष में रखना है और 9 जो है वो एक अचर राशि होने की वजह से दूसरी साइड में जाएगा। इधर ये गुणा हो रहा है, दूसरी साइड में जाने पर ये भाग में जाएगा, यानी LCM बराबर आपके पास हो जाएगा 306 गुणा 657 बट्टा 9। ये 9 है वो इन दोनों संख्याओं का HCF है, इसका मतलब ये 9 है वो 306 में भी शामिल है और 657 में भी शामिल है, यानी इस 9 का भाग है वो 306 में भी जाएगा और 657 में भी जाएगा। आप इन दोनों में से किसी भी संख्या में 9 का भाग दे सकते हो। मैंने 306 में 9 का भाग दिया, मेरा भाग 34 बार गया। अब 34 और 657 का जो गुणनफल होगा वो अपना LCM होगा और जब आप 34 और 657 का गुणनफल निकालते हो, इनको गुणा करते हो तो 22,338 प्राप्त होता है, वो आपके LCM के बराबर है। यानी जो संख्याएं आपके पास 306 और 657 थी उनका LCM आपके पास 22,338 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अपना 5वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्याओं का जो समूह वह होता है, जो प्राकृत संख्या जो आपके 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसके समूह को हम n से दर्शाते हैं। n से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है और नेचुरल जो शब्द है वो n से शुरू होता है, तो प्राकृत संख्याओं के समूह को n से दर्शाया जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चेक करते हैं। तो पहली बात तो ये, कोई भी संख्या है वो शून्य पे समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होता है। अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 5 होता है, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड अगर 5 से विभाजित है, तभी वो संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा वो संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। तो आप चेक कर लीजिए। पहले आपके पास 6 की पावर n है, तो पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए आप। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास क्या होते हैं? 2 गुणा 3। छह के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3। इसी प्रकार अगर आपके पास पावर लगी हुई है 6 के n, यानी 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है उनके ऊपर पावर लग जाएगी n, यानी 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड आपके पास हो गए 2 गुणा 3 की पावर n। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया, इसका मतलब इसमें 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये इसका अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप क्या लिखोगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास 2 गुणा 3 हो गया, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड आपके पास 2 गुणा 3 की पावर n हो गया।
और अब आपको लिखना है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड दो गुणा 3 की पावर n है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड 5 शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। अगर 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड 5 शामिल नहीं है तो इस 6 की पावर n में अतः 6 की पावर n संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित नहीं होगी। अगर किसी संख्या, अगर आपके पास कोई संख्या है, अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होती है अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होती है तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या छह की पावर n 5 से विभाजित नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन ये था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या 6 की पावर n है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपको अगर 6 की पावर n है तो आपको 6 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास 2 गुणा 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर आप 6 की पावर n के करोगे तो उनके अभाज्य गुणनखंड आपको 2 गुणा 3 और उसकी पावर n लग जाएगी, यानी 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड आपके पास 2 गुणा 3 की पावर n हो जाएगी। अगर 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की पावर n है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड 5 शामिल नहीं है, इसमें आपके पास 6 की पावर n है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 है और 3 है। अगर इसमें 5 शामिल नहीं है तो ये जो संख्या होगी 6 की पावर n वो 5 से विभाजित नहीं होगी। और अगर कोई संख्या है वो 5 से विभाजित होती है तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और अगर संख्या आपकी 6n है वो 5 से विभाजित नहीं है
तो आपकी जो संख्या 6n होगी वो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का 4th और 5th क्वेश्चन हल किया। कल हम इसी एक्सरसाइज का 6th और 7th क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।